ब्रांचेस और कॉन्सेप्ट देखेंगे कि व्यवहारिक की किस तरह शाखाएं और धारणाएं होती हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में व्यवहारिकी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है, जो कि क्या करते हैं, प्राणी शास्त्र की एक न्यूनतम शाखाओं में से एक है। साथ ही साथ व्यवहारिकी उन सभी जो परिवर्तन होते हैं ना, उनमें उनको इंगित करता है, जो कि बाहर से हम उनको पहचान सकते हैं। जंतुओं के व्यवहार का वैज्ञानिक, जैविक तथा विशिष्ट अध्ययन ही इथोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, जैसे शब्द इथोस, तो जिसका अर्थ होता है हैबिटेट या हैबिट मतलब आदत। तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में जो 18वीं और 19वीं शताब्दी थी ना, उस समय इसका प्रयोग जंतुओं की जीवन शैली को व्यक्त करने के लिए किया गया। साथ ही साथ इस शब्द के सही अर्थों का प्रयोग एक साइंटिस्ट थे निको टर्बजेन, उन्होंने 1950 में किया था। ये क्या होती थी, जब इनके प्रारंभिक काल में जो इथोलॉजी होती थी उसके बजाय जो आपकी एनिमल साइकोलॉजी होती है, उस शब्द का चलन चलता था उस समय। बट बाद में जो अमेरिका और ब्रिटेन में इसे हमने एनिमल बिहेवियर कहा, किंतु जो अभी वर्तमान में इथोलॉजी है उस शब्द का सर्वमान्य रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारे लिए जो प्राणी व्यवहार का अध्ययन है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि अधिकांश लोग चाहे वो कुछ भी करते हैं या कहीं भी रहते हैं, जीव जंतुओं के संपर्क में ही आते हैं, और इन जंतुओं के व्यवहार को समझने के पश्चात ही हम उनसे जो संबंधित उद्योग होती है ना, उसकी स्थापना करते हैं, या आप उनसे अपने एवं अपने फसलों की हम सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि हमें जितने भी बोर्ड हैं उनमें सभी प्राणियों के साथ साथ रहना है, और यह क्या करती है, सिर्फ तभी संभव हो पाएगा जब हम उनकी जो पारिस्थितिकी होती है या उनके बिहेवियर होते हैं, व्यवहार, उनको समझें, जिससे जंतुओं को हमारी जो जनरेशन आएगी ना, उनके लिए हम संरक्षण एवं प्रबंधन कर सकें। और इस प्रयास का यह लाभ होता है कि जो पृथ्वी है उनमें हमेशा जो चेंजेस आते रहते हैं वो पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखें। एक क्वेश्चन आता है कि हम पूछते हैं ना कि जंतु किस प्रकार के व्यवहार करते हैं या जंतु क्यों व्यवहार करते हैं, साथ ही साथ जंतुओं के लिए व्यवहार क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो पृथ्वी पर जैसे सभी जगह जो परिस्थितियां होती हैं इस तरह से उपयुक्त नहीं होती कि वो प्रत्येक जीव क्या करे, अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल सके या ढालने के लिए खुद को अनुकूलित कर सके। सभी जीव अपने लाभ और अस्तित्व के लिए ही क्या करते हैं, बिहेवियर शो करते हैं। साथ ही साथ जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में भी बिहेवियर यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे जो मेल स्टिकरफिश मछली होती है ना, उनके जो एग्स होते हैं उनके प्रोटेक्शंस के लिए, ऑक्सीजन के लिए वो क्या करती है, पंखा करना, या अपने एवं जो अपनी जाति की अस्तित्व की रक्षा के लिए पाए जाने वाले व्यवहार में एक सरल उदाहरण शो करती है। क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे अनुचारित होते हैं जो क्या करते हैं, जंतुओं को शो नहीं कर पाते हैं, कि कुछ जंतु जो व्यवहार करते हैं तो विचित्र या अचंभित करने का, या जैसे जो हमारे समझ से परे होता है, तो इसीलिए व्यवहार का अध्ययन करना आवश्यक होता है। व्यवहार का अध्ययन एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स होता है, क्योंकि जैसे व्यवहार होती है उनके विषय में किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए काफी वर्ष लग गए। जंतुओं के किसी व्यवहार के लिए दो कारण या स्पष्टीकरण दिए जाते हैं। सबसे पहला होती है आपकी प्रॉक्सिमेट, मतलब जो समीपस्थ स्थान होते हैं वो, और दूसरी अल्टीमेट। जैसे एग्जांपल होती है ना कि कुत्ता क्यों खाता है, तो इस प्रकार की जो प्रॉक्सिमेट होती है, समीपस्थ कारण, क्योंकि वह भूखा है इसलिए उसे खाना चाहिए, और वही दूसरा मूलभूत कारण होता है कि कुत्ता इसलिए खाता है ताकि वह भूख से ना मर जाए, क्यों उसके साथ साथ तो क्या करेगा, अपने अस्तित्व को बचा करके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेगा और चाइल्ड डेवलपमेंट करेगा ताकि उनकी जाति बनी रहे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार की परिभाषाएं क्या होती हैं। तो जितने भी विभिन्न विद्वान हुए होंगे उन्होंने व्यवहार को कई तरह से परिभाषित किया है, जिसमें से फर्स्ट होती है आपकी, जैसे बोला जाता है व्यवहार जो प्रेक्षिक क्रियाएं होती हैं, साथ ही साथ मात्रा में परिवर्तनशील जो घटनाएं हैं, यही अस्तित्व के लिए आवश्यक एक दिशात्मक गतिविधि करती है। वही दूसरा हो जाता है व्यवहार किसी प्रकार
व्यवहार में वो सभी प्रक्रम शामिल होते हैं जिनके द्वारा जंतु जो बाह्य जगत होती है उनके प्रति संवेदनशील शो करता है और साथ ही साथ वातावरण के लिए खुद को अनुकूलित करता है। नेक्स्ट आती है कि व्यवहार में जो जंतुओं के द्वारा प्रदर्शित जितनी भी मूवमेंट्स होते हैं ना, या फेशियल एक्सपीरियंस होती हैं या पोस्चर होती हैं, वो भी या बोल सकते हो आप कलर परिवर्तन होता है। साथ ही साथ उनमें जो ध्वनियां होती हैं वो भी समाहित होती हैं। ठीक, तो मानव के जो जिज्ञासा मस्तिष्क है, लगन और गहन करने की जो शोध होती है, वे व्यवहारिकी के विभिन्न क्षेत्रों को परिभाषित किए जाने के लिए इस पे अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ अन्य व्यवहारिकी भी इसी की एक विशिष्टाकृत शाखाएं होती हैं जो क्या करती हैं जीव विज्ञान की अन्य शाखाओं, जैसे आपने पढ़ी होगी पारिस्थितिक कायिकी, अनुवांशिकी, उसी से रिलेटेड होता है, जो क्या है कि व्यवहार के बीच एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ब्रांचेस ऑफ इथोलॉजी की कितने शाखाएं होती हैं। तो इसकी हम मुख्य शाखाएं यहाँ पे शो कर रहे हैं। सबसे पहले आती है आपकी इकोइथोलॉजी, मतलब पारिस्थितिकी व्यवहारिकी। तो यह एक ऐसी शाखा है जिसमें एक ही जाति के जो मतलब बोल सकते हो आप एक ही जाति के व्यवहार, साथ ही साथ जो क्या करती है पर्यावरण के बायोटिक एबायोटिक घटकों के बीच में अंतर संबंध को खोजा जाता है। साथ ही साथ पारिस्थितिक व्यवहारिकी में या तो किसी एक जाति का समूह या फिर किसी विशिष्ट आवास पर वहां पे ध्यान केंद्रित किया जा सके। साथ ही साथ आवास पर ध्यान केंद्रित करने पर अध्ययनकर्ता की रुचि उन समांतर व्यवहारात्मक अनुकूलनों पर होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जो उनके इम्पोर्टेंस हैबिटेट हो गए उनमें एक कैरेक्टर मिलता है। इसे आप दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हो कि व्यवहार का जो जैविक महत्व होता है एक ही आवास में रहने वाले विभिन्न जातियों के समान अनुकूलकों का उत्पन्न करना या अनुकूलकों का अध्ययन करना इकोइथोलॉजी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आप एक मिनट ना, आपकी व्यवहारिकी कायिकी है। तो इस शाखा के संबंध में व्यवहार के जितने भी कायिकी आधार होते हैं उनका अध्ययन या नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे दो तंत्र इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, पहली होती है आपकी न्यूरोइथोलॉजी और दूसरी इथोएंडोक्राइनोलॉजी, मतलब तंत्रिकी व्यवहारिकी और अंतरस्राविक व्यवहारिकी। तो अगर हम मान के चले न्यूरोइथोलॉजी में, तो वे व्यवहारिकी जो क्या करेंगी जितने भी संवेदी प्रक्रमों व केंद्र की जो तंत्रिका तंत्र होती है ना उससे संबंधित होती है, जो कि किसी भी व्यवहार का कारण होती है, तो हम उसे न्यूरोइथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। वही व्यवहारिकी आपकी इथोएंडोक्राइनोलॉजी, मतलब इस व्यवहारिकी का संबंध हमारे बिहेवियर से होता है या व्यवहार, साथ ही साथ जो हार्मोन्स के अंतर संबंधित क्रियाएं होती है ना उससे संबंधित होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इथोजेनेटिक्स। तो इस शाखा के अंतर्गत केवल एक या जो बहुकल जीन होते हैं ना वे वंशागति धारण, जो हमने अवधारणाएं पढ़ी होंगी आपने मेंडलीव के नियम में मल्टीपल एलील्स की सहायता से, तो ये अवधारणाओं की सहायता से क्या करते हैं व्यवहार के अनुवांशिकी आधार की खोज करते हैं और इसी लक्ष्य के साथ साथ ही अनुवांशिकी कारकों, साथ ही साथ उनके व्यवहार पर प्रभाव के जो उनके दोनों के भी इंटरेक्शंस होता है ना उनका प्रयोग करके अध्ययन किया जाता है, तो हम इथोजेनेटिक्स में पढ़ते हैं। वही बात करें नेक्स्ट ह्यूमन इथोलॉजी की, मानव व्यवहारिकी, तो ये एक सबसे नवीन शाखा है और इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि व्यवहारिकी जो विधि होती है वो मानव व्यवहार का अध्ययन करें। साथ ही साथ मानव व्यवहार की जितनी भी जाति वृत्तियां होती हैं या अनुवांशिकी विधि होती है उनके जो निमित्ताएं होती हैं, साथ ही साथ जो विविधताएं उनमें उत्पन्न होती हैं उन पर प्रकाशित कर सके। नेक्स्ट होती है आपकी सोशियोबायोलॉजी, समाज जैविकी। तो इस व्यवहारिकी की एक अत्यंत ही हम बोल सकते हो आप शाखा होती है जो कि वर्तमान में जो जैविकी के विचार होते हैं उन पर पर्याप्त रूप से व्यवहार डालती है। जैसे कि आपने समाज सेविकी की जो सीमाएं होती है ना वो इनमें नहीं होती हैं। इसके अंतर्गत आप फिजियोसाइकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, साथ ही साथ एंथ्रोपोलॉजी
साथ इनके एक निकोटिनबेजन थे, वो भी इनको कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी का इन दोनों साइंटिस्ट को श्रेय जाता है, क्योंकि इनके द्वारा इस तरह से कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशंस के देखिए तो जितने भी अभिप्रेरण की अवधारणाएं होती हैं, वो जैसे किसी वैशिष्ट की परिकल्पनिक अवस्थाएं होती है ना, कि जो लक्ष्य की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं या क्रिया का कारण बनती हैं, मोटिवेशन कहलाती है। कुछ व्यवहार करने के लिए प्राणी का तैयार होना मोटिवेशन कहलाता है। इस प्रकार के जन्मजात व्यवहार का हर समय एक विशिष्ट अभिप्रेरण स्तर होता है, जो क्या करती है, जो संबंध व्यवहार प्रदर्शित करती है, और इस स्तर में गिरावट आती है कि इसके बाद में इसमें पुनः क्या हो, वृद्धि कर सके। एग्जाम्पल देखते हैं, मोटिवेशन के एग्जाम्पल देखिए तो मान के चलिए एक भूखा कुत्ता उठकर खड़ा हो जाता है, साथ ही साथ इधर उधर वो स्मेल करने लगता है, और भोजन जिस तरफ होती है ना, वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगेगा, और जिस जैसे उसे मोटिवेशनल लेवल मिलेगा तो भोजन खाने की उसमें अर्ज जो होगी, उनके अंदर उच्चतम स्तर जो हाईएस्ट लेवल होगी वो उठेगी। जब यह अपने गोल की तरफ या भोजन तक पहुंच जाएगा तो इसे खाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ जो पूरा भोजन खा लेने पर उनके अंदर जो मिनिमम लेवल होगी वो पहुंच जाती है, और इसके कुछ घंटों तक क्या होगा, भोजन नहीं करेगा। साथ ही साथ धीरे धीरे इसके जो अभिप्रेरण होंगे ना, उसका स्तर भी क्या होगा, बढ़ने लगता है, और कुछ घंटे बीतने पर ये क्या हो जाएंगी, अधिकतम स्तर पर पहुंच जाती है। अब कुत्ता क्या करेगा, पुनः क्या करेगा, अपने गोल की ओर गति करेगा, मतलब फिर से वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमेगा। तो ये क्या करती है, एक डायरेक्शन पे वो चीजों को दोहराती है। तो यही है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण की अवधारणाएं। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो किसी जंतु को, जैसे जंतुओं से अलग कर हम उसके व्यवहार को निष्पादित करते हैं, या एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न तक रखते हैं। जैसे व्यवहारिकी में ही आपने पढ़ी होंगी कि जो प्रतिमान जो कि एक मूल रूप से जीन्स होते हैं, उनके द्वारा ये क्या की जाती है, आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एक्शन नियंत्रित किए जाती हैं। क्योंकि जितने भी किसी भी प्रकार की एक स्वतः ही बिना देखे, या हम बोल सकते हैं कि जो समझाती होते हैं ना, उनके सीखने के द्वारा ये शो किया जाता है। जैसे कि एक गर्भवती माइस होती है, चूहिया, वो क्या करती है, बिल बनाती है। साथ ही साथ यह बबर अपने जो शिशु होती है उनके भोजन के लिए कैटरपिलर्स एकत्रित करती है। तो इस प्रकार से स्थित जितने भी अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे इनेट, इंस्टिंक्टिव, इनबर्न, इनहर्नेट, तो ये सभी इस व्यवहारिकी के अंतर्गत आते हैं। जैसे मनुष्य में भी एक नियमित क्रियाएं होती है ना, जो एक प्रतिमान के लिए उदाहरण के लिए ले, तो जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, रोते हैं, मुस्कुराते हैं, चलते हैं, या घुटनों के बल चलना सीखते हैं। तो ये एक नियत क्रिया होती है जो प्रतिमान के अंतर्गत उनके गुणों को प्रदर्शित करती है। जैसे उनमें स्थिरता आती है, आप बोल सकते हो रूढ़िवर्तता या जातिवृत्ति, साथ ही साथ जो सूचक उद्दीपन होते हैं, स्टिमुलस, तो उस तरह से उनमें चेंजेस आती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टिमुलस मतलब कॉन्सेप्ट साइन होगी, ये भी इसे आप बोल सकते हो कि संकेत या मूल उत्प्रेरण या विमोचक की अवधारणा है। ठीक, जो किसी भी वस्तु की अगर उसकी आकृति, रंग या ध्वनि जैसे भी विलंघन की स्थिति होंगी, उनकी विशिष्टता को ये स्टिमुलेट करेगी, उत्प्रेरित करती है, जिसे हम साइम स्टिमुल कहते हैं। जैसे हमने यहाँ श्रेय दिया था दो साइंटिस्टों को, निकोटिनबेजन, तो उन्होंने 1951 में संकेत उत्प्रेरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था जो मेल स्टिकल बेल फिशेस होती हैं, मछली, वो क्या करते हैं, अपने जो उनके एनिमल्स होते हैं उनके आक्रमणकारी व्यवहार के परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के आकार में चेंजेस होते हैं। गुस्से होने पर उनका जो स्टमक होता है वो रेड कलर का हो जाता है। साथ ही साथ वो उनकी जो वास्तविक मेल स्टिकल बेल मछलियां होती है ना, उनके समान होते हैं। साथ ही साथ सभी प्रकार के प्रतिक्रिया के कारण इनमें जो इनकी वास्तविक मेल स्टिकल बैक होती है ना, उनका
नहीं करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे इसी का उदाहरण लिया था कि किस तरह से मछलियां अपने रूप को, समरूप को 3 रूपों में इंडेट करती हैं विमोचक के रूप में, अपने एनिमीज से प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट आती है आपकी इनेट लीजिंग मैकेनिज्म, अंतर्निहित मोचक विधि। तो विशेष प्रकार की जो तंत्रिकी संविदायिक क्रियाएं होती हैं उनको स्टिमुलेट की जाती है इसी के द्वारा। जैसे प्राणियों के शरीर में एक जन्मजात जो तंत्रिकी केंद्रक होता है जिसको हम विमोचक कहते हैं, जो कि क्या करती है, जैसे हमने टिम्बरजेन का एग्जांपल लिया था, तो साथ ही साथ एक कॉनराड लॉरेंस थे, उन्होंने बताया था कि जो संबंधित संकेत होते हैं उनके उत्प्रेरण के लिए, रिसेप्शंस के लिए आवश्यक होती है। ठीक, नेक्स्ट है आपकी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी में लॉरेंज ने यह अवधारणा को विकसित किया था, साथ ही साथ इसे आगे बढ़ाया, लेकिन इसको अधिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि इसकी सहायता से कि जो कोई भी जैसे न्यूरोलॉजिकल एविडेंस होते हैं ना वो उपलब्ध नहीं थे उस टाइम पे। इसीलिए जो लॉरेंस थे उन्होंने प्रतिपादित किया कि जो विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है वो निरंतर रूप से जो प्राणी शरीर होते हैं ना उनके जो नर्वस सिस्टम होती है उससे उत्पन्न होती है। ठीक, नेक्स्ट है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल बेसिस, मतलब कायिकी आधार की अवधारणाएं दी गई हैं जिनमें बताया गया कि ये लंबे समय तक की व्यवहार को क्या करती है, रिएक्शंस करती है। साथ ही साथ इनके जो बाह्य या आंतरिक संवेदी उत्पन्न होते हैं ना उनके प्रति भी ये प्रतिक्रिया शो करती है काफी मात्रा में। जैसे रिफ्लेक्स सर्वाधिक सरल प्रकार की प्रतिक्रिया व्यवहार है जो कि जितने भी विश्व हैं, विश्व जो प्रोसेस है उनमें किया जाता है, क्योंकि अनेक प्रकार के व्यवहार जो प्रतिवर्ती बोल सकते हो, प्रतिवर्ती के जो दीर्घ एवं जटिल क्रम होते हैं उनके पश्चात, जैसे हमने बोला था कि 20वीं शताब्दी के तीसरे दो दशक होती है ना उनमें वहां पे प्रयोग किए गए, उनके परीक्षण के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए। उनमें बताया गया कि ये व्यवहार सिर्फ जो बाह्य उद्दीपन होते हैं ना उनके प्रतिक्रिया ही रिस्पॉन्स शो करती हैं। ये इंटरनल फिजियोलॉजिकल बेस पे कोई क्रिया शो नहीं करती। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हार्मोन होती है, इनमें होने वाली जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती है ना ये उसी के आधार पर शो होती हैं, किसी भी बाह्य सरफेस के लिए ये लर्न नहीं होती है। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जब जो डॉग होते हैं उसके पेट लंबे समय तक अगर खाली रहता है, साथ ही साथ उसके रक्त में अगर ग्लूकोज के स्तर घट जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति उसमें हाइपोथैलेमस के जो फीडिंग सेंटर होती है ना उसको उत्तेजित करती है, जिसके फलस्वरूप कुत्ते को क्या लगती है, तेज भूख लगती है। ऐसी परिस्थिति में जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अफेक्टेटिव बिहेवियर शो करते हैं, मतलब भोजन मिलने के पश्चात उसके द्वारा उपभोग क्रिया, मतलब उपभोग करने की क्रिया क्या हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती है और व्यवहार की जो परिणति होती है ना और इसी के लिए शो करती है। तो इस प्रकार की संपूर्ण क्रिया में जो अंतिम भाग होता है वो ऐसा होता है जिसे हम व्यवहार कह सकते हैं, परंतु इसके बावजूद उनके शरीर की जो कायिकी क्रिया होती है उनमें किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होती है। तो इस प्रकार की अवधारणा इसी के लिए उत्तरदायी होती है, कायिकी आधार की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल बेसिस। ठीक, नेक्स्ट है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, मतलब वह प्रक्रियाएं जिसके द्वारा हम किसी गतिविधि को जन्म देते हैं या जो भी परिस्थितियां होती हैं उसके प्रति प्रतिक्रिया शो करती हैं। जैसे व्यवहार में कोई परिवर्तन हो ना तो उनसे हम क्या करते हैं, उनके अनुभव के फलस्वरूप ही उसको हम सीखते हैं या ग्रहण करते हैं, तो वो लर्निंग कहलाता है। जैसे जंतुओं में जितनी भी समस्त जटिल व्यवहार होती हैं वो क्या होती है, जीनों पर नियंत्रित करती हैं, परंतु बहुत से व्यवहार वो क्या करते हैं, सीखते हैं और वो पर्यावरण के अनुसार क्या करते हैं, खुद को एडप्ट करते हैं, अनुकूलित करते हैं। ठीक, अनेक जंतुओं को क्या करेंगे, अपने जातियों से अलग करके उनको प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में जो साइंटिस्ट थे सोनर थ्रस, उन्होंने चिड़िया का उदाहरण शो किया था कि चिड़िया क्या करती है, चिड़ियों का भोजन क्या होता है, आपने सुना होगा घोंघा वगैरह, तो वे क्या करते हैं, घोंघे को पकड़ करके चट्टान तक ले जाते हैं और जहां पर वो अपने पैर से पकड़ के
अपने सिर को लयबद्ध तरीके से दाएं बाएं घुमा करके घोंघे को टकराते हैं और इस प्रकार का व्यवहार वो लंबे समय से अपने बड़ों को देख करके सीखते हैं। परंतु जब इस प्रकार की चिड़िया को अपनी ही सजातियों से अलग कर दिया जाए तो उसके द्वारा इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा जो व्यवहार है ना वो लर्निंग के ही थ्रू हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है आपकी इम्प्रिंटिंग मुद्रण की अवधारणाएं। तो जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है ना उनमें सीखने की जो इम्प्रिंटिंग मतलब सीखने की जो क्षमता होती है उसे इम्प्रिंटिंग कहते हैं, मुद्रण। कभी कभी विशिष्ट प्रकार की जो प्रारंभिक या आरंभिक अवस्थाएं होती हैं उनका अनुभव जीवन पर सुरक्षित रहती है। जैसे विजन्स हम देखते हैं, ऑडिटरी सुनते हैं, ऑल्फैक्टरी जो घ्राणी तंत्र पाया जाता है, या हम टैक्टाइल जो स्पर्श क्रिया होती है उनमें उत्प्रेरणाओं के व्यवहार से संबंधित होती है। साथ ही साथ अनेक प्राणी और जितने भी मनुष्य होते हैं ना कुछ ऐसी अवधि से गुजरते हैं कि कुछ सीखने के अनुभव के साथ साथ कुछ अधिक महत्वपूर्ण क्रियाएं करते हैं, लेकिन दूसरे समय में वो महत्वपूर्ण क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। तो ये थी इम्प्रिंटिंग। जैसे एक वही हमने बताया था साइंटिस्ट लॉरेंस के अनुसार ही जो इम्प्रिंटिंग की क्रिया होती है वो एक सेकेंडरी टाइप से भी होती है कि जैसे जीवन के जो स्टार्टिंग स्टेज होती है ना वो एक छोटे से आप बोल सकते हो काल से स्टार्ट होती है और एंडिंग उसकी जैसे उसके अंतर्गत कुछ चीजें होती हैं। पहले एक होती है कि इनके अत्यंत स्थायी होते हैं और दूसरी ये अक्सर जंतुओं के जीवन पर रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। साथ ही साथ यह जंतुओं की जो